Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of May 2025. तो गाइज आज है तारीख 3 मई 2025 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है केवल एक सोर्स हम डिस्कस कर रहे हो दूसरे सोर्स को छोड़ रहे हो, इधर उधर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूट रहे हो, बिल्कुल नहीं। चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो और भी रेलिवेंट सोर्सेस हो, गवर्नमेंट वेबसाइट हो, सभी जगह से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर में दोस्तों आपको ये कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की दोस्तों शुरुआत करते हैं। और ये सेशन आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग वाला सेशन है। जितने भी लोग यहाँ पर दूसरे और वर्किंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, जो कहीं पे काम कर रहे हैं, जिनके पास में समय कम है, वो यहाँ पर इस करंट अफेयर के वीडियो को प्रेफर करें, आपको अल्टीमेट तरीके से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहला जो आर्टिकल है ये टोकामक रिएक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहा है। एक चीज़ और, रोजाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो मिल रहा है और आगे भी आपको मिलता रहेगा, तो मेक श्योर करें 5:30 बजे का अलार्म डेली बेसिस पे आपका लगा रहना चाहिए। मॉर्निंग में उठना है, सबसे पहले जितनी भी यहाँ पर न्यूज़ हैं, खबरें हैं, वो सब यहाँ पर कवर करनी है, अपने आप को अप टू डेट रखना है। ठीक है, और इसीलिए मेक श्योर करें चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस करके रख लें, ताकि जब कल वीडियो अपलोड होगा आपके पास में इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। चलिए अब वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे टोकामक रिएक्टर के बारे में। ये रिएक्टर अक्सर चर्चाओं में है और इसी साल फरवरी में भी चर्चा में था, पिछले साल ये नवंबर में भी चर्चाओं में था। दोस्तों जब ये चर्चाओं में था पिछले कुछ समय पर, वो चाइना का आर्टिफिशियल सन था कि चाइना ने एक नकली सूरज बना लिया है। जैसे सूरज हमारा आपको स्पेस में देखने को मिलेगा, उसी तरीके से एक नकली सूरज, उसी का डुप्लीकेट बनाया गया है। ठीक है, जिसके बारे में पूरा उसका प्रोसेस समझा चुका हूँ, आज भी आपको समझाऊंगा कि इतनी हैवी एनर्जी पृथ्वी पर जनरेट की कैसे गई। वो जो एनर्जी जनरेट की जा रही है वो एक रिएक्टर के अंदर की जा रही है, इसी को यहाँ पे नाम दिया गया है टोकामक रिएक्टर। और अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास में कोई सा भी रिएक्टर हो, जैसे जापान के पास में अभी तक एक मैसिव रिएक्टर प्रेजेंट है, उन सबको पछाड़ के फ्रांस के अंदर काफ़ी सारे देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक रिएक्टर बना रहे हैं। इवन इंडिया का भी इसके अंदर में योगदान है। इसका नाम है दोस्तों आइटर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। तो आइटर टोकामक रिएक्टर चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने के पीछे का रीज़न क्या है, आपका न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक मेन जो मैग्नेट सिस्टम था इस आइटर न्यूक्लियर फ्यूजन का, क्योंकि आइटर पे काम पिछले काफ़ी सारे सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक हम इसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अभी इसका जो मेन मैग्नेट सिस्टम था वो भी रिसेंटली तैयार कर लिया गया है। ठीक है, इस आइटर प्रोजेक्ट की मेन जान वो होने वाली है। इस पूरे टोकामक रिएक्टर को पूरा पावर प्रोवाइड करवाने का काम करेगा वो पर्टिकुलर मैग्नेट सिस्टम। और इसमें इंडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान रखनी है। भारत ने भी यहाँ पर इसमें मदद की है। इंडिया ने क्या मदद की है? इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस टोकामक रिएक्टर के अंदर में क्रिएट किया है, जिसमें हमारा जो योगदान है, हमने यहाँ पर क्या दिया है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग कंट्रीज शामिल हैं दोस्तों, उन सब देशों ने कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया है इस टोकामक रिएक्टर को बेहतर बनाने में। तो भारत की साइड से दिया गया है क्रायोस्टेट। ध्यान रखिएगा, क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम, क्योंकि जब ये रिएक्टर काम करता है तो इसके अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का प्रोसेस किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से हम मैसिव मात्रा में एनर्जी को जनरेट करते हैं और वो एनर्जी ऐसी है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। तो एक क्लीन एनर्जी का फॉर्म हमको यहाँ पे मिल जाता है, वो भी हाई लेवल की एनर्जी। सूर्य में जितनी ताकत है उतनी तगड़ी एनर्जी हमको यहाँ पर मिल रही है। तो ऐसे रिएक्टर को बनाने में समय तो लगना था। अब ऐसा रिएक्टर इतना गर्म होगा, इतनी एनर्जी जनरेट करेगा, तो उसको ठंडा भी करना होगा। ठंडा करने के लिए दोस्तों इंडिया ने जो कूलिंग सिस्टम दिया है वही है जिसका नाम है क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, बाकी हीटिंग टेक्नोलॉजीज, गर्म करने की टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पर इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया का योगदान आपको इस टोकामक रिएक्टर में क्या है वो आपको नज़र आ रहा है। सर बार बार आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं टोकामक, ये क्या होता है टोकामक? टोकामक एक डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस हॉट प्लाज्मा को जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसको बीच में रोक के रखते हैं। ये अपने पास में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सा फोटो है, इसका फोटो का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर देखोगे यही है दोस्तों वो टोकामक रिएक्टर, है ना। अभी हम मैग्नेट की जो बात कर रहे थे वो मैग्नेट कौन सी है? वो मैग्नेट आपको ये देखने को मिल जाती हैं। ये रही वो मैग्नेट। ठीक है, एक सेकंड दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये पिंक कलर में देख रहे हैं, मैंने इसको ब्लू कलर से रंग दिया है। ये है वो मैग्नेट, ये है वो मैग्नेट। ये मैग्नेट ज़रूरी है। ये मैग्नेट बीच में क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने की वजह से जो एनर्जी बीच में जनरेट होगी ना,
ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो छोटा सा रिंग है, ये क्या है? यही वो सुपर हीटेड प्लाज्मा है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी दायरे के अंदर में रहने वाली है, इससे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने उसको इतने एरिया में कन्फाइन करके रखा हुआ है। समझ गए? तो एनर्जी जनरेट होगी जब ये इतनी बड़ी मैसिव एनर्जी जनरेट होगी इस रीजन में होगी, और इसको बीचों बीच में रखा जाएगा, कहीं हमारे टोकामक रिएक्टर की ये दीवारों से न टकरा जाए। दीवारों से टकरा जाएगी, बड़ा हादसा हो सकता है, या उस एनर्जी के अंदर में बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान में रखा है, बीचों बीच में हम इस एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो मैग्नेटिक यहाँ पर सिस्टम अभी तैयार हो चुका है, इसके बाहर थर्मल शील्ड्स लगाई गई हैं, इसमें से जो गैसेस निकलती हैं हीलियम, ट्रिटियम, ये सारी गैसेस निकलेंगी। समझ गए? और इसमें जो गैसेस हम लोग डालेंगे जिससे यहाँ पर पूरी तरह से जो एनर्जी जनरेट की जाएगी, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, ये डाला जाएगा। ये डालने के बाद में इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाएगा। अब सर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया होती है जहाँ पे दो एटम्स को हम आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें होती हैं। जो हमारा मेन सूर्य है ना, अंतरिक्ष के अंदर में जो हमारा सूर्य है, उस सूर्य के अंदर में जो आज एनर्जी जनरेट हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रही है। एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। आपको दोनों के बीच का फर्क पता होगा, नहीं पता है तो आज बता रहा हूँ, सिंपल सा याद रखना। फ्यूजन मतलब क्या होता है? दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, फ्यूज हो रही हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली एनर्जी ये नेचुरल एनर्जी है, मतलब सन में भी जनरेट होती है। ऐसी एनर्जी हम पृथ्वी पे जनरेट कर रहे हैं अपने रिएक्टर के अंदर में। उस रिएक्टर को हमने नाम दिया टोकामक। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है? देखो, हमने ये वाला रिएक्टर लिया, इस रिएक्टर के हम अंदर क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। याद रखिए क्या क्या लिया जाएगा? ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। तो सर हमने ट्रिटियम और ड्यूटेरियम को इधर से इस रिएक्टर के अंदर में डाल दिया। डालने के बाद में इसमें हम लोगों ने एनर्जी दी। ठीक है, इसको हीट किया जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा? इतने बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे कि ट्रिटियम ड्यूटेरियम आपस में मिल जाएंगे, यानी फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो दो की एनर्जी एक में आ गई, जिससे हमको मैसिव मात्रा में एनर्जी मिलती है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट है हीलियम मिल जाता है, फ्री न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। तो कोई यहाँ पे प्रदूषण नहीं होता, ये याद रखिएगा। और हमको एनर्जी भी बहुत तगड़ी वाली मिली है। लेकिन इसमें हमने क्या किया है? न्यूक्लियर फ्यूजन किया है। फ्यूजन में हमने क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं? ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। समझ गए? इतना सिंपल था। फिशन में क्या होता है जो आज हम यूज़ करते हैं? फिशन में बेसिकली यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। लेकिन फिशन के अंदर, जैसे फ्यूजन में दो चीज़ों को आपस में जोड़ना होता था, उसी तरीके से फ्यूजन में एक चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जो यूरेनियम होता है, ठीक है, या प्लूटोनियम होता है, उसको आगे डिवाइड किया जाता है दूसरे पर्टिकुलर एटम्स के अंदर में। याद रखना। ये देखो आपके सामने शानदार सा फोटो है, इससे और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ड्यूटेरियम ट्रिटियम पकड़ के दोनों को जोड़ दिया, इससे यहाँ पर हीलियम मिल गया, एनर्जी मिल गई, न्यूट्रॉन मिल गया। अब इस एनर्जी का आप उपयोग कर लो जहाँ पे उपयोग करना है। फिशन में क्या होता है? आपके पास में यूरेनियम है, यूरेनियम को आप फर्दर डिवाइड करते हैं दूसरे एटम्स के अंदर में, तो एनर्जी मिलेगी, और भी दूसरे यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है वो मिलेंगे, और इसमें पोल्यूशन भी होता है, और वो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, खतरनाक प्रदूषण, जो एक इंसान के लिए कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है? आई होप आपको ये तो समझ में आ चुका है। नहीं समझ में आया तो वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा जान लेते हैं कि सर ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पे काम करता है। अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे पता है फ्यूजन और फिशन के बीच में क्या फ़र्क होता है। फ्यूजन में हमने दो हल्के हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई को ले लिया, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम वगैरह तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, समुद्र के पानी में मिलता है, तो भरपूर मात्रा में इसकी अवेलेबिलिटी भी है। तो इसका यूज़ क्यों ना किया जाए जब हमें ऑटोमेटिक बेस्ट एनर्जी ये प्रोवाइड करवा रहा है। और हमने इसको दोनों को मर्ज कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद में एक एनर्जी अलग और दूसरी एनर्जी अलग थी, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये दुगनी पावर हो गई, इमेंस मात्रा में एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये टेम्परेचर पता है कहाँ तक चले जाता है? आप जो नॉर्मल सूर्य देखते हैं ना, सन जो तप रहा है, जो हमको हीट प्रोवाइड करवाता है, जिसके आसपास कोई नहीं जा सकता, वो जो सन है उसका टेम्परेचर अगर आप देख पाओगे ये भी बहुत कम पड़ जाता है। और सन के टेम्परेचर से 10 गुना ज़्यादा, 10 इंटू 10 गुना ज़्यादा गर्म होता है ये पूरा एनर्जी प्रोसेस। यहाँ पे जो हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी कि सूर्य से भी 10 गुना ज़्यादा हॉटर। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है जिसको बीचों बीच में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का हमने इसके अंदर में यूज़ भी किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई कहाँ से?
सबसे पहली बार इस प्रकार का जो प्रक्रिया है वो डेवलप किया था सोवियत फिजिस्ट ने 1960 में। उसके बाद आज धीरे धीरे करके ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक आइटर प्रोजेक्ट भी है। नाम इसका ध्यान रखिएगा, इसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना, टोकामक रिएक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा, ये आपके सामने हिंदी का डेटा है। आइटर परमाणु संलयन परियोजना के लिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो हमने पूरा किया है। इसमें चुंबक प्रणाली पूरी की गई है रिसेंटली, जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो इसका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पूरा हुआ है, जिस वजह से चर्चाओं में है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम बोलते हैं परमाणु संलयन। ठीक है, जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक को आपस में मिलाया जाता है। क्या क्या, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसमें 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो सूर्य से 10 गुना ज़्यादा गर्म है, इससे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। फिर अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों आइटर के बारे में। यह है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियरिक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसी रिएक्टर को यहाँ पर रिसेंटली तैयार किया गया है, जिस वजह से यह रिएक्टर चर्चाओं में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये रिएक्टर कहाँ पे बन रहा है, फ्रांस के अंदर। इसी में ही भारत ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये जो कूलिंग सिस्टम था, क्रायोस्टेट वगैरह, ये इंडिया ने प्रोवाइड करवाया है। तो केवल एक देश ने काम नहीं किया है दोस्तों, इस पे मल्टीपल कंट्रीज ने मिलकर आइटर प्रोजेक्ट को रेडी किया है। ये है दोस्तों वो आइटर रिएक्टर। ठीक है, इसमें एक योगदान चाइना का भी है, फिर जापान का भी है, यूरोपियन यूनियन का भी है, फिर उसके बाद रशिया का भी है, साउथ कोरिया का भी है, यूएसए का भी है, एंड इवन इंडिया का भी है। इंडिया ने क्या दिया है, क्रायोस्टेट। साउथ कोरिया ने थर्मल शील्ड प्रोवाइड करवाई है ना। फिर उसके बाद में जो डाइवर्टर है इसके अंदर में, वो यूरोपियन यूनियन, रशिया और जापान ने मिलकर दिया है। वैक्यूम वेसल अगर आप देख पाओगे, साउथ कोरिया, रशिया ने मिलकर जापान ने दिया है, मतलब साउथ कोरिया, रशिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर दिया है। आप देख रहे हैं ये सब कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर में। किसी एक देश ने अकेले तैयार नहीं किया है आइटर। आइटर को कहाँ पे बनाया गया है, इसको बनाया गया है दोस्तों फ्रांस के अंदर में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांस के अंदर में इसको तैयार किया गया है। इसके नेचर की बात करेंगे तो ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है ये, जो बेसिकली आज जापान के अंदर में एक बड़ा टोकामक है, ऐसा रिएक्टर है जो अभी तक का सबसे बड़ा है। उससे भी कई गुना ज़्यादा, उससे 6 गुना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है ये आइटर वाला। इससे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन करके हमें क्लीन और सेफ एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी को हम भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश का योगदान है वो मैं बता चुका हूँ। चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूएसए, ये सब कंट्रीज इसके अंदर में करंट समय पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। यूरोपियन यूनियन इसका होस्ट भी है, फ्रांस भी है ना। तो 45% यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन है। बाकी इंडिया या दूसरे और कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा है, जिसमें इंडिया का 9% के आसपास कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट है। तो सर ये आइटर रिएक्टर बना के इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले जो एनर्जी मिलेगी कार्बन फ्री होगी, इसमें कोई प्रदूषण, कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा होगा। जैसे कोयले को जलाकर जब बिजली मिलती है या एनर्जी मिलती है तो प्रदूषण होता है, कार्बन एमिशन होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्बन एमिशन नहीं है। या यही काम हम लोग फिशन वाले के थ्रू कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक एटम को फर्दर दूसरे एटम में तोड़ा जाता है। तो फिशन के अंदर भी दोस्तों रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसलिए फ़ायदेमंद है ज़्यादातर फ्यूजन। ये यहाँ पर ध्यान में रखना, फ्यूजन के बारे में सब कुछ बता ही चुका हूँ। फ्यूजन बनता है ड्यूटेरियम ट्यूटेरियम को, दोनों को आपस में मिला के। और ड्यूटेरियम हमारे पास में भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। कहाँ पर है? वाटर के अंदर में प्रेजेंट है। तो पानी में से ड्यूटेरियम को भरपूर मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और ड्यूटेरियम से ही यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, जो हमारा रिएक्टर है इसके अंदर में ट्रिटियम को बनाया जा सकता है। तो फ्यूजन रिएक्शंस काफ़ी सेफ माना जाता है। और कई बार यहाँ पर मान लो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो जब फिशन वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो भी जाता है। जबकि फ्यूजन वाले रिएक्शंस यहाँ पे काफ़ी सेफ माने जाते हैं, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो नेचुरली वो अपने आप को रोक लेता है, पूरे प्रोसेस रुक जाता है। इसमें पार्टिसिपेशन बता चुका हूँ, इंडिया का क्या योगदान है। भारत ने थोड़ा सा अपना टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी दिखाया है, जिसमें क्रायोजेनिक, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करवाई हैं। बाकी न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी यहाँ पर हम समझ चुके हैं, किस तरीके से क्या चीज़ क्या हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक, चलिए फिर इसी बात पे आते हैं अगली खबर पे। मज़ा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी ये। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों, पहले खबर सुन लो, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर है, स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेकर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट बात करता है पीओपी के बारे में। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इसमें एक प्रकार का और प्रदूषण है, और वो जो प्रदूषण है उसका नाम है दोस्तों क्लोरीपाइरीफोस।
क्लोरीपाइरीफोस यहाँ पर इसका नाम है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आप देख पाओगे हिंदी में भी ये कंटेंट है सारा का सारा जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, हिंदी में भी आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरपाइरीफोस के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है किसके बारे में? पीओपी के बारे में, ठीक है। तो जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया पीओपी के बारे में, आपको बताया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, जिसको हम हिंदी में स्थायी कार्बनिक प्रदूषण भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, ये वाला जो पोल्यूटेंट्स हैं या ये प्रदूषण है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अब इस पोल्यूटेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, ये पोल्यूटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, जानबूझ के भी बनता है, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी मिलता है, और इंडस्ट्री से भी हमको मिलता है। फॉर एग्जांपल, जानबूझ के अगर आप देख पाओगे जो पेस्टिसाइड होता है ना, जो हम लोग खेतों के अंदर में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं कीटाणु को मारने के लिए, है ना, तो उन पेस्टिसाइड्स के अंदर भी ये पीओपी होता है, ध्यान में रखिएगा। या ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हमारे पास में प्रेजेंट है। अब जब बात करते हैं पीओपी की, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की, तो इसमें डीडीटी नाम का एक पीओपी होता है। देन यहाँ पर क्लोरडेन है, एल्ड्रिन है, डेल्ड्रिन है, आंड्रिन, मिरेक्स, ये सारे नाम हैं। और ये बेसिकली वो हैं जो जानबूझ के प्रोड्यूस करे गए हैं, हमारे लिए खतरनाक हैं। फिर ऐसे होते हैं जो अनइंटेंशनली बनाए जाते हैं, जानबूझ के नहीं बनाए जाते, बस खाली कुछ प्रोसेस कर रहे थे तो उसका बाय प्रोडक्ट हमको मिला। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन हम लोग जलाते हैं, तो हाइड्रोजन जलाने के बाद में हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है, वाटर उसका बाय प्रोडक्ट है। वैसे हम यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, बाय प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिला, क्या मिला? हेक्सा क्लोरोबेंजीन, पीसीबी, पीसीडीएफ, ये सब क्या है दोस्तों? ये सारी चीज़ें हमारी पीओपी हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। देन उसी तरीके से आप देख पाओगे कुछ और कंटेमिनेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो इंडस्ट्री के केमिकल्स हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे के सारे पीओपी हैं। और ये क्या है? इसको हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब ये प्रदूषण है हमारे लिए खतरनाक, तो ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए एक कन्वेंशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत बड़ा अग्रीमेंट है, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर इसको साइन किया है। इस कन्वेंशन का मेन पर्पस है कि ऐसे प्रदूषण से हमको बचाना, जो ये प्रदूषण पीओपी खासकर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, एक इंसान के हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो बेसिकली ये जो केमिकल्स हैं ये डेंजरस हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन सर न्यूज़ क्या है, अभी भी समझ में नहीं आई। न्यूज़ ये है कि भारत इन पीओपी में से एक पीओपी यूज़ करता है, और वो वाला पीओपी कौन सा यूज़ करते हैं हम? जिसका नाम है क्लोरीपाइरियोफोस, ये ध्यान में रखना। तो ये जो क्लोरपाइरीफोस नाम का जो ये पीओपी हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसेक्टिसाइड है। कीटाणुओं को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ये इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है खेतों के अंदर, और इंडिया इसका इस्तेमाल करता है। इंडिया से बोला गया इसको बैन कर दो, इसका इस्तेमाल मत करना। भारत ने ओपोज किया है, भारत कह रहा है नहीं भाई, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अपना नुकसान थोड़ी करेंगे, हम खेतों में यूज़ नहीं करेंगे, कीटाणु लग जाएंगे, फसलें खराब हो जाएंगी। तो फसलें खराब हो जाएंगी, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो बेसिकली यहाँ पर इस वजह से क्या बात हो रही है कि हम तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, हाल ही में क्लोरपाइरोफेस यहाँ पर चर्चाओं में था, ये क्या है? ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, याद रखना है आपको। हालांकि स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको बता चुका हूँ। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में अडॉप्ट किया गया था। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जितने भी पीओपी हैं, इस प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं, इसको एलिमिनेट करना, इसको रोकना, या इसकी जगह इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल को बढ़ाना। अब क्वेश्चन ये है, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं? ये जो पोल्यूटेंट्स, ये प्रदूषण जो होते हैं दोस्तों, ये लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। इनको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाईली टॉक्सिक यानी ज़्यादातर जहरीले होते हैं, और अगर एक इंसान के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो उस इंसान को कैंसर हो सकता है, उसको रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, उसका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, उसका दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, और केवल इंसान को नहीं, जानवर को भी अफेक्ट कर सकता है ये पीओपी, ध्यान में रखिए। तो इसी वजह से ऐसे पॉल्यूटेंट्स को, ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए ही स्टॉकहोम कन्वेंशन बनाया गया था। और स्टॉकहोम कन्वेंशन ने अपने अंदर ही 3 लिस्ट को बना दिया है ना, 3 लिस्ट। इसमें यहाँ पर एनेक्स ए, एनेक्स बी और एनेक्स सी करके इसकी 3 लिस्ट हैं। पहली जो लिस्ट है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, कुछ केमिकल्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये केमिकल्स को लेकर ये कहते हैं कि ये एलिमिनेट कर देने चाहिए। मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन की पहली लिस्ट ये कहती है कि सर इसमें ऐसे वाले पीओपी हैं जिनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इंसान के हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? इसमें एग्जाम्पल आपका डीडीटी हो गया, जो हमने पढ़ा भी था। फिर दूसरा है पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफेनाइल, देन उसके बाद में हेक्साक्लोरोबेंजीन,
ये वो हैं जिनको ख़त्म कर देना चाहिए। ये केमिकल्स या तो बैन है या फिर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो लिस्ट वन नंबर 1 के अंदर में इसको रखा गया है। दूसरी जो लिस्ट आती है स्टॉकहोम कन्वेंशन की दोस्तों, वो है लिस्ट नंबर बी। इसमें रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। इसमें वो सारे केमिकल्स हैं जिनके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए, ऐसा स्टॉकहोम कन्वेंशन कहता है। और इसी के अंदर में एग्जाम्पल दोस्तों आ जाता है क्लोरीपायरोफिस का। ठीक है, जो भारत इस्तेमाल कर रहा है, भारत से ही बोला गया इसको हटा दिया जाए, क्योंकि मेन पर्पस स्टॉकहोम कन्वेंशन का ये है, इस वाले लिस्ट का, कि ऐसे केमिकल्स को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है या हेल्थ इम्पैक्ट है, इसको कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक इंसेक्टिसाइड है, इसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ये कहता है। इसका लिस्ट नंबर 2 है। लिस्ट नंबर जो 3 है, जिसको एनएक्सी के नाम से बोला गया है, इसमें ये कहते हैं हमने अनइंटेंशनल प्रोडक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस किया है, स्पेशली उस प्रकार के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो जानबूझकर नहीं बनाए गए हैं। कुछ प्रोसेस चल रहा था, केमिकल बना रहे थे, उस केमिकल को बनाते बनाते उसके बदले में बाय प्रोडक्ट मिल गया हमको। अब क्या करें, मिल गया तो मिल गया। इसमें डायोक्सिन हो गया, फ्यूरान हो गया, तो ये वो है जिसको यहाँ पर लिस्ट नंबर सी के अंदर में रखा गया है, जो जानबूझ के नहीं बनाए गए। इसको भी मिनिमाइज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ये बात स्टॉकहोम कन्वेंशन हमसे कहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा, ये तो हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन की पूरी कहानी पढ़ ली दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोरपायरोफिस के पायरीफोस के बारे में। ये क्या है? ये मैंने आपको बता दिया, एक इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए यहाँ पर ये पेस्ट है। स्पेशली इसको ज़्यादातर हम अपने फसलों में इस्तेमाल करते हैं, मक्के की फसल, सोयाबीन या गेहूं की फसलों में इसका यूज़ किया जाता है। 2021 में बोला गया इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, इसका यूज़ ना हो, इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लो। इंडिया ने बोला देखो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है ही नहीं आज के समय पर, है ना, और दूसरा ऑल्टरनेटिव है भी तो बहुत महंगा है, तो हम तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन कह रहा है इसको रोक दिया जाए, हम नहीं रोक सकते, वी आर सॉरी। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर पूरा आर्टिकल देखने को मिल जाता है रिगार्डिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्लियर हो गया? एक और आर्टिकल यहाँ पे समाप्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप हिंदी में देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, पीओपी को हम कहते हैं स्थायी कार्बनिक प्रदूषण, और इस पे स्टॉकहोम कन्वेंशन का क्या कहना है वो बता दिया। किसकी हम बात कर रहे हैं, किस पीओपी की बात कर रहे हैं? क्लोरपायरीफोस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन वर्ष 2001 के अंदर में अपनाया गया था। फिर उसके बाद में इसका मेन उद्देश्य क्या है आपको बता चुका हूँ। मेन उद्देश्य यह है कि जो पीओपी है, इसका जो हानिकारक प्रभाव है, चाहे वो एनवायरनमेंट के ऊपर हो, चाहे वो मानव की स्वास्थ्य के ऊपर में हो, इससे लोगों को बचाना इसका मेन पर्पज़ है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया इसकी 3 लिस्ट के बारे में, जो 3 लिस्ट यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, NX1, NX2, NX3 करके, जिसमें यहाँ पर अनजाने में जिसका उत्पादन हुआ है उसको कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो डिस्कस किया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने ये PDF देखा हिंदी का, ये PDF देखा सिमिलर PDF इंग्लिश का, तो जो भी कंटेंट यहाँ पे दोस्तों हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जितना भी कुछ डिस्कशन हो रहा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो PDF आपके सामने नज़र आ रही हैं, शानदार सी PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं, ये सब मिलता है आपको एक पेड ग्रुप के अंदर में। इस पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड ग्रुप में केवल ये नहीं है कि आपको यही वाला PDF मिलेगा, हमारा जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है उसका PDF भी मिलता है। और दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, आप जैसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा हाथों हाथ, क्योंकि सारे पुराने PDFs भी आपके हाथ में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन करते ही। चलिए अगली खबर पर आते हैं। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है FRP के बारे में। दिस इज फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। आपको पता है जैसे फसलों के ऊपर में सरकार MSP देती है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब फसल में ही हमारा आता है शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने से बनती है शुगर यानी कि चीनी। तो ऐसा जो MSP दूसरे फसलों पे दिया जाता है, गेहूं चावलों पे, हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि सरकार क्या कहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भाई आपके लिए। हमारे फार्मर्स अगर मान लो वीट ग्रो कर रहे हैं, मंडी में बेचते हैं, मंडी में अच्छा प्राइस नहीं मिलता है या उनकी फसलें नहीं बिकती हैं, तो सीधा वो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। गवर्नमेंट कम से कम इतना दाम तो देगी जिससे फार्मर्स को कोई घाटा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ठीक है। इसी प्रकार का जो प्राइस है जब गन्नों पे दिया जाता है तो नाम चेंज हो जाता है। जब गन्नों पे ये दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यही प्रक्रिया है। अब जो एफआरपी है ये भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, ये जिम्मेदारी दे देती है शुगर मिल वालों को। क्योंकि गन्ना जब यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं हमारे किसान, तो गन्ना कहाँ ले जाते हैं, गन्ने से इकलौती चीज़ चीनी ही बननी है, और क्या बनना है। तो गन्ना सीधा यहाँ पर खेतों से कटता है और ट्रकों में भरकर सीधा पहुँच जाता है चीनी की मिलों के अंदर में। तो इस एफआरपी के तहत चीनी की मिल वालों से बोला गया है कि आप इन किसानों को ये अमाउंट जो है दे देना एफआरपी के तौर पे। एफआरपी क्या है, बिल्कुल एमएसपी की तरह वर्क करता है। इतना प्राइस तो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा, गन्ने वाले फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मतलब इंश्योर कर दिया गया इतना प्राइस मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। समझ गए। तो शुगर मिल की भी यहाँ पर देख ली जाती है, शुगर मिल को भी नुकसान ना हो, फार्मर को भी नुकसान ना हो। नुकसान जो हो रहा है वो यहाँ पर गवर्नमेंट भरपाई कर देती है। तो इसी को यहाँ पर एफआरपी का नाम दिया गया है। तो एफआरपी मतलब एफआरपी इज द मिनिमम प्राइस। जो शुगर मिल्स को बोला जाता है कि आपको ये मिनिमम इतना दाम तो देना है हमारे किसानों को, क्योंकि उन्होंने गन्ना बनाया है और गन्ना आप तक पहुंचाया है। समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि एफआरपी में जो प्राइस डिसाइड किया जाता है कितना पैसा देना है, वो प्राइस डिसाइड करता कौन है, वो डिसाइड करती है हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले वो डिसाइड नहीं कर सकती, ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया जाता है, कुछ यहाँ पर सुझाव दिए जाते हैं, और वो रिकमेंडेशन कौन देता है, वो बॉडी है CACP। याद रखिए, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है इसको लेकर। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये केंद्र सरकार को बताता है कि हाँ ये सब कुछ मिला के इतना प्राइस तो होना चाहिए। तब केंद्र सरकार यहाँ पर इस प्राइस को डिटरमाइन करती है। देन शुगर मिल से बोला जाता है भैया ये पैसा गन्ने वाले फार्मर्स को दे देना जब आपके मिल तक गन्ना आए। इसको नाम दिया गया एफआरपी। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ये पूरा एफआरपी का प्राइस, ये सब जो गन्ने का खेती है, इसको मतलब रेगुलेट किया जाता है एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो CACP के बारे में जो अभी हमने डिस्कशन किया था ना, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। इसका मेन काम यही है कि एग्रीकल्चर के अंदर में जो भी हम लोगों ने कमोडिटीज़, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, उसकी प्राइसिंग को डिसाइड करना, उसको सपोर्ट करना। स्पेशली इसका मेन रोल है एफआरपी को डिसाइड करना, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो गन्नों पे दिया जाता है। आपको पता है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस क्या हो रहा है, ये केंद्र सरकार डिसाइड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे बड़ा रोल है। इसी प्रकार से एक और प्राइस होता है जिसको बोलते हैं SAP, दैट इज स्टेट एडवाइस प्राइस। इसको यहाँ पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट, सभी नहीं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट अच्छा पैसा भी देती हैं एफआरपी के रूप में। तो कुछ स्टेट की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का और उत्तराखंड का। ठीक है, ये वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं। इन राज्यों की सरकार फिक्स करती है अपने राज्य का खुद का प्राइस कि गन्नों पे इतना देना होगा। तो जनरली जब हम देखते हैं ना, तो कई बार राज्य सरकार एफआरपी से ज़्यादा अच्छा पैसा देती है SAP में। तो कुछ ही स्टेट्स में ये फ़ायदा मिलता है, मैंडेटरी नहीं है सभी स्टेट्स के अंदर में ये एप्लीकेबल हो। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भैया, फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल गया, शुगर मिल के लिए हो गया, और शुगर इंडस्ट्री के ऊपर भी हम लोग हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। कहीं पे लॉस हो रहा है तो उस लॉस की भरपाई यहाँ पर गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन इन सबको यहाँ पर अपना अपना अमाउंट मिल जाएगा, किसी को लॉस नहीं होने दिया जाएगा। तो हमने ये सब कुछ जो डिस्कस किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न यह है, रिसेंटली एक खबर पब्लिश हुई थी। खबर क्या थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, उन्होंने हाल ही में ये फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो गन्नों पे दिया जाता है, इसको रिसेंटली अप्रूव किया है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया भी है, जिस वजह से चर्चाओं में था, इस वजह से हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कोई सा भी आर्टिकल हो, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, हिस्ट्री का हो, सब कुछ डिस्कस किया जाता है, इसलिए हमने थंबनेल में हर चीज़ मेंशन कर रखी है। तो दोस्तों, ये टॉपिक में बात हो रही है विक्रमादित्य वन के बारे में। आपने अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है, पल्लवा डायनेस्टी पढ़ा है, चालुक्य डायनेस्टी पढ़ा है। तो पल्लवा चालुक्य, इनके बीच में यहाँ पर एक डिस्प्यूट रहा, एक विवाद रहा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के जो लीडर हैं, जिनका नाम है विक्रमादित्य वन, ये बादामी चालुक्य डायनेस्टी के रूलर रहे हैं। तो ये बेसिकली अभी चर्चाओं में है। ये चालुक्य डायनेस्टी क्यों चर्चाओं में है, पहले मैं कारण बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आगे आप अच्छे से समझ पाओ कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी रिसेंटली ये आई है कि एक रेयर इंस्क्रिप्शन, ये फोटो है आपके सामने, गूगल पे ये फोटो वायरल भी है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, एक पत्थर पे कुछ गाड़ के लिखा हुआ है। तो ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और ये इंस्क्रिप्शन विक्रमादित्य वन के समय के देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे मिले हैं, देवांगरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिस वजह से यहाँ पर पूरा विक्रमादित्य वन का
जो ये रूल रहा है, शासन रहा है, वो चर्चाओं में आ चुका है। तो जब बात करता हूँ चालुक्य की दोस्तों, तो ये चालुक्य डायनेस्टी इस तरीके से यहाँ तक फैली हुई थी। यहीं पर एक जगह है बादामी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये रही दोस्तों यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी। ये अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं विक्रमादित्य वन की, तो विक्रमादित्य वन कौन होते हैं? ये होते हैं पुलाकेशिन टू के बेटे। पुलाकेशिन टू कौन होते हैं? आप पुलाकेशिन टू दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बादामी चालुक्य जो डायनेस्टी थी, बादामी चालुक्य डायनेस्टी के सबसे बड़े शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे। और इन्हें पुलाकेशिन टू के बेटे थे विक्रमादित्य वन। तो होता यह है कि जब इनके पिताजी का, यानी विक्रमादित्य वन के पिताजी का, पुलाकेशिन टू का शासन शुरू होता है, तो इनके पिताजी एक कह सकते हैं कि लड़ाई के अंदर में हार जाते हैं। किससे हार जाते हैं? पल्लवा डायनेस्टी से। नीचे पल्लवा डायनेस्टी फैल रही थी। तो पल्लवा डायनेस्टी के किंग थे जिनका नाम है नरसिम्हा वर्मन वन। तो नरसिम्हा वर्मन वन से हार गए पुलाकेशिन टू। समझ गए? इनके पिताजी की डेथ हो गई, किनके? विक्रमादित्य वन के पिताजी की। अब जो शासन है वो भी संभालना था, तो चालुक्य डायनेस्टी को संभालने के लिए विक्रमादित्य वन बचे थे। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर वो पूरा शासन संभाला, पावर को हाथ में लिया, और जो भी अपनी टेरिटरीज को खो दिया था इस पूरे युद्ध के अंदर में, चालुक्य डायनेस्टी से बहुत सारी टेरिटरीज पल्लवा के पास जो गई थी, वो सारी टेरिटरीज को इन्होंने रीगेन कर लिया, वापस से सब कुछ जीत लिया। तो विक्रमादित्य वन जो है, ये माना जाता है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉपुलर लीडर रहे हैं। और ये बहुत पॉपुलर तब हो गए जब इन्होंने वही बादामी वाला रीजन वापस से रिकैप्चर कर लिया जो इनके पिताजी के हाथ से जा चुका था उस लड़ाई के दौरान। इन्होंने जब ये सत्ता में आए तो वापस से उसको रिकैप्चर कर लिया, वापस से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, और इवन चालुक्य डायनेस्टी का एक कैपिटल बना दिया वतपी को। वतपी जो आज के समय पर बादामी के नाम से हम जानते हैं, तो इसको कैपिटल बना दिया, इसको राजधानी बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरीज के ऊपर में जो विक्रमादित्य वन है, इनका रूल शुरू होने लगा। तो विक्रमादित्य वन को हम कई बार देते हैं कि आर्किटेक्चर के एक बहुत बड़े पैट्रन थे, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन का योगदान अलग अलग मंदिरों में रहा है। उस रीजन में बहुत सारे टेम्पल हैं दोस्तों जो विक्रमादित्य वन ने बनवाए हैं। चालुक्य आर्किटेक्चर को यहाँ पर वो प्रमोट करते हैं। चालुक्य के समय पर इस तरीके से मंदिर बनाए गए थे। उस मंदिर के अंदर में द्रविडियन ट्रेडिशन और दूसरे आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा विक्रमादित्य वन के बारे में ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इनका जो पीरियड था माना जाता है बहुत ही ज़्यादा फलता फूलता पीरियड था चालुक्य डायनेस्टी के लिए। बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर, मिलिट्री पावर, सब कुछ बड़ा विक्रमादित्य वन के अंडर में। समझ गए? चलिए, इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिस वजह से चर्चाओं में था, जिस वजह से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया है। आगे आते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है थैलेट्स के बारे में। ठीक है, अब इसको थैलेट्स प्रोनाउंस करेंगे। ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑयली लिक्विड फॉर्म में। इसका कोई कलर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक है। इसका यूज़ करते हैं प्लास्टिक के अंदर। जब प्लास्टिक की बॉटल बन रही हैं, प्लास्टिक के खिलौने बन रहे हैं, ये काफ़ी लचीले होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। तो ये मजबूत लचीले कैसे बनाए जा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर में थैलेट्स मिलाया जाता है। लेकिन ये थैलेट्स हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जो आप टिफ़िन बॉक्स देखते हैं ना, लंच बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, अब वो प्लास्टिक से बना है, उसके अंदर में थैलेट्स मिला है, उसमें गर्म खाना रखते हैं। जब गर्म खाना रखते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि जो थैलेट्स है उस प्लास्टिक से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऑयली फॉर्म में है। ये निकलता है, उस खाने में आता है, खाने के ज़रिए हमारे पेट में जाता है। एक इंसान की डेथ हो सकती है, एक इंसान को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो थैलेट्स इतना खतरनाक है। हाल ही में यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में आने के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? ये रही आपकी ब्रेकिंग न्यूज़। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? कारण यह है कि हाल ही में एक स्टडी आई है, और उस स्टडी ने हमको ये बताया कि थैलेट्स की वजह से, ध्यान में रखना, थैलेट्स की वजह से जो व्यक्ति डेली एक्सपोजर में है, डेली यहाँ पे उस प्रकार के लंच बॉक्स का यूज़ कर रहा है जिसमें प्लास्टिक मिली है, उस प्लास्टिक में थैलेट है, तो ऐसे लोगों में लगभग 3.5 लाख डेथ हो रही हैं दुनिया भर में हर साल। 3.5 लाख डेथ। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को जिसके बॉडी में थैलेट्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसको हार्ट रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और जितनी मृत्यु हुई है इसमें 13% हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई हैं। किसी को अस्थमा, डायबिटीज़, ओबेसिटी, उसका लीवर खराब हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स दोस्तों देखने को मिल जाती हैं थैलेट्स की वजह से। ये ध्यान में रखना, इतना खतरनाक है थैलेट। ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था वो हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन बन जाए ये क्या है? तो थैलेट्स दोस्तों एक प्रकार का ग्रुप ऑफ केमिकल है। इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक्स को बनाने के लिए। ध्यान में रखना इस बात को। स्पेशली जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये प्रोडक्ट बनते हैं पीवीसी से।
आपने देखा होगा पीवीसी वाले प्लास्टिक जिसको बोलते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड, है ना। तो उसके अंदर में ये थैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए थैलेट्स को कई बार प्लास्टिसाइजर कह देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर में इसका इस्तेमाल करा जाता है ताकि प्लास्टिक की उम्र को बढ़ाई जा सके, ड्यूरेबिलिटी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाई जा सके, कठोर कम हो, लंबे समय तक टिका रहे। ठीक है, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए हमने थैलेट्स का इसका इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जो हाउस होल्ड के अंदर जो आसपास की चीज़ें हैं जिसके कांटेक्ट में हम हमेशा रहते हैं, वहाँ पे थैलेट्स का यूज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज थैलेट्स प्लास्टिक की उम्र को बढ़ाने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर गुड्स में यूज़ होना शुरू हो चुका है। खासकर हाउस होल्ड आइटम्स में हम बात करेंगे तो शावर कर्टेन्स हो गए, है ना, फ्लोरिंग हो गया, टॉय हो गया, खिलौने, फर्नीचर, सबके अंदर में इस थैलेट का यूज़ हो रहा है। फिर बात आती है दोस्तों मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस में आईवी बैग्स हो गए, दूसरे और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वहाँ पर थैलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिर कुछ फूड पैकेजिंग आइटम हो गए जिसमें प्लास्टिक रैप हैं, कंटेनर हैं, उसके अंदर भी थैलेट्स प्रेजेंट है। फिर कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें नेल पॉलिश, परफ्यूम, लोशन, इसके अंदर भी थैलेट्स मिला हुआ है। तो ये थैलेट्स चारों तरफ हम उस थैलेट से घिर चुके हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, और हमें पता नहीं है। चिंता इसीलिए है क्योंकि ये थैलेट्स बाद में लीक होने लगता है, ऑयली फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका यूज़ करके प्लास्टिक बना दिया, थोड़े समय बाद इसमें से वो निकलता है, जैसे ही उसमें गर्माहट होगी ये थैलेट निकलेगा, हमारे स्किन कांटेक्ट में आएगा, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो हेल्थ इंपैक्ट शुरू हो जाएंगे, खासकर हार्ट हेल्थ यहाँ पर सबसे पहले बेकार होनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं, इससे सीधा दिमाग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ये याद रखना दोस्तों। एक आईक्यू लेवल, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे रुक जाती हैं। तो जब भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखें थैलेट्स या जो प्लास्टिक बेड मटेरियल्स है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों में वो ज़्यादा मैटर करता है। फिर बात आती है रेगुलेशन एंड सेफ्टी के बारे में। तो दुनिया भर में सबसे बड़ी चिंता यही है, जो ये हेल्थ रिस्क है थैलेट्स की वजह से, इसकी वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो करंट समय पर थैलेट्स का सही तरीके से उपयोग कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे इंडिया जो है वो इंस्पायर हो सकता है इन देशों से, जिसमें एग्जाम्पल आता है यूरोपियन यूनियन का या यूनाइटेड स्टेट्स का। तो चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे देशों के अंदर में, यूरोपियन यूनियन में क्योंकि 27 नेशंस आते हैं, सभी कंट्रीज़ ने जो बच्चों के हाथ में खिलौने होते हैं ना, बच्चा उसको मुंह में भी डाल रहा है, तो खिलौनों के अंदर थैलेट्स यूज़ ना किया जाए, उसको बैन कर रखा है इन देशों ने, जो हमें भी करना चाहिए। आज बच्चों के हाथ में खिलौने जा रहे हैं, उन खिलौनों के अंदर में थैलेट्स प्रेजेंट है। तो ध्यान रखें प्लास्टिक के आइटम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या बच्चों को यहाँ पर दूर रखा जाए, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और खबर आपको देखने को मिल जाती है, वो ये है एनसेफेलिटिस को लेकर ये न्यूज़ आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, खबर यह है क्योंकि यूके बेस्ड एनसेफेलिटिस इंटरनेशनल ने एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया है जहां पर हम एनसेफेलिटिस को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनसेफेलिटिस एक कॉमन बीमारी है जिसको टैकल करना ज़रूरी है। एनसेफेलिटिस में क्या होता है, दिमाग में सूजन हो जाती है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एनसेफेलिटिस की वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन टिश्यू हैं उनके अंदर में सूजन हो जाती है। क्वेश्चन ये है बीमारी होती कैसे है, तो ये एक इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। यानी ये बीमारी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या फंगस की वजह से फैल सकती है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, जब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही टिश्यूज़ को अटैक करने लगे, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इन कंडीशन की वजह से ब्रेन टिश्यू के अंदर में सूजन हो जाना, उसी को नाम दिया गया है एनसेफेलिटिस। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसमें दिमाग में सूजन होने की वजह से बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण जैसे कि सर में दर्द, जो गर्दन है उसमें दर्द, है ना, मेंटल कन्फ्यूजन, बार बार यहाँ पर चक्कर से आना, बुखार, थकान, ये सब चीज़ें होती हैं। और ऐसे कई बार जो केसेस है इतने गंभीर हो जाते हैं तो एंसेफेलिटिस की वजह से एक इंसान की मृत्यु हो सकती है, वो कोमा में जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एंसेफेलिटिस को लेकर। तो क्वेश्चन ये है एंसेफेलिटिस के पीछे के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है। पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन, जो हम लोगों ने पढ़ा, ये मोस्ट कॉमन कारण है ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अलग अलग बीमारियों के नाम सुना होगा, एक बीमारी सुनी है जैपनीज़ एंसेफेलिटिस वायरस, सुनाए नहीं सुनाए, कई बार यहाँ पर ये चर्चाओं में रहता है। तो ये मच्छर से फैलने वाली यहाँ पर दोस्तों बीमारी है। ये खासकर एशिया के अंदर, स्पेशली भारत में देखने को मिलती है। इसमें खतरनाक तरीके से दिमाग में एक इंसान के सूजन हो जाती है। फिर
दूसरी जो बीमारी आपको देखने को मिलेगी वो है इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस। ये भी ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, लेकिन रेयर होने के साथ साथ इससे भी एंसेफेलिटिस हो जाता है, दिमाग में सूजन हो जाती है। तीसरी यहाँ पर जो बीमारी है वो है वेस्ट नाइल वायरस। कई बार नाम सुना होगा, ये भी मच्छरों से फैलती है, तो इस वायरस की वजह से भी इन ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर चौथी बीमारी आपको देखने को मिलेगी वो है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमन वायरल कारण आपको देखने को मिल जाएगा एंसेफेलिटिस के पीछे का। फिर एक और बीमारी है यहाँ पे दूसरे वायरस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, जिसमें यहाँ पर मीजल्स हो गया, मम्प हो गया, रेबीज़, ये सब बीमारियाँ हैं। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स आपको बता चुका हूँ, किस केसेस के अंदर में, कुछ केसेस में क्या होता है, बॉडी का हमारा खुद का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ब्रेन को अटैक कर रहा है, तो इसकी वजह से भी उसमें सूजन हो जाती है। प्रिवेंशन की बात करेंगे तो कुछ वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर। फॉर एग्जांपल जैसे जैपनीज इंसेफेलिटिस सबसे कॉमन केस है, तो इंडिया के केस में, क्योंकि इंडिया में जैपनीज इंसेफेलिटिस के केसेस आते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखा है, और इस प्रोग्राम के तहत फ्री वैक्सीन दी जाती है बच्चे को अलग अलग इस प्रकार की 12 बीमारियों के अगेंस्ट में, जिससे वो व्यक्ति, वो बच्चा एंसेफेलिटिस से आगे भविष्य में बचा रहे। तो ये बात हो गया दोस्तों पूरा का पूरा इस केस के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो चुका है या नहीं? ठीक है, हो गया है तो बेस्ट है। बस ये था दोस्तों आज के हमारे इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के सेशन में। छोटा सा सेशन था, 40 मिनट के अंदर अंदर आपने देखो कितना कुछ पढ़ा, जिसमें आपका हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ यहाँ पे कवर हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।